जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। देखो, आज हम पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए एक खुशखबरी लेकर के आए हैं। वो खुशखबरी क्या है कि जितने पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, चाहे उसमें असम राइफल हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे रेलवे या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो, चाहे उसके अंदर आप आरआर हो, ठीक है, ये सभी क्या है, आईटीबीपी हो, ये सारी की सारी पैरामिलिट्री के अंदर ये फोर्सेज हैं जो काउंट की जाती है। ठीक है। अब सर हुआ क्या कि 2004 के बाद से, जब से न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च की गई, तो इन सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज को किस में डाल दिया गया? न्यू पेंशन स्कीम में डाल दिया गया। एक यानी कि रेस्पोंडेंट पवन कुमार हैं, जिन्होंने यानी कि पवन कुमार बनाम संघ के यानी मामले को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई थी कि भाई पैरामिलिट्री जो फोर्सेज हैं, ये सारी की सारी क्या, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन है। ठीक है। तो उसका कारण भी एक जायज था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि जितनी भी ये पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, यानी कि जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इनका जो गठन है वो किसके तहत किया गया है? वो किया गया है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एक्ट, सेंट्रल आर्म्ड सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन। ठीक है। एक्ट 1968 के तहत इनको क्या माना गया है? सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन माना गया है। ठीक है, ऑफ द यूनियन माना गया है। जो सेंट्रल यानी आर्म्ड फोर्सेज के एक्ट है, एक आर्म्ड फोर्सेज एक्ट 1968। ये एक्ट कौन सा है? आर्म्ड फोर्सेज एक्ट 1968। इसके अधीन सभी जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनका गठन किया गया है। जब इस एक्ट के अंदर सभी फोर्सेज का गठन किया गया है, तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने माना, दिल्ली हाई कोर्ट ने इन सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज को, यानी जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जिसमें असम राइफल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ठीक है, इसके अलावा रेल आरपीएफ, ठीक है, आरआर, ये सभी की सभी क्या पैरामिलिट्री फोर्सेज है जो कौन सी किसके तहत आती है? आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन के तहत आती है। ऐसा किसने माना? ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने माना। कब माना? 2023 के अंदर। यानी पवन कुमार बनाम संघ वाले मामले में, यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको किस में माना? आर्म्ड फोर्सेज में माना। ठीक है सर। उसके पश्चात क्या हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 7 वीक का समय दिया किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को समय दिया कि भाई आपका इसके बारे में क्या कहना है। ठीक है। किसने? यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को 7 वीक का क्या दिया? टाइमिंग दिया गया दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कि भाई आप ऐसा करो, विद इन 7 वीक के अंदर आप क्या करो, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आप इनको लेकर के आओ। आपके पास 7 दिन का समय है, इसको इंप्लीमेंट एनपीएस टू ओपीएस में इनको किया जाए। ठीक है। उसके पश्चात सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट की समय अवधि को बढ़वा लेती है कि हमें थोड़ा समय और दिया जाए, हम इसमें इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट ने किया नहीं, और ये कहां चले गए? सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए। स्टे ऑर्डर ले लिया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है। अब इस यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेज ओल्ड पेंशन स्कीम में ना चली जाएं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा टॉप 38 यानी कानून के ज्ञाता लोग, यानी जिसमें सॉलिसिटर जनरल से लेकर के अटॉर्नी जनरल तक शामिल थे, को यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलील के लिए पेश कर दिया। उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी तक 2 यानी कि सुनवाइयां हो पाई हैं, 2 सुनवाइयां, लेकिन किसी भी प्रकार का जो रिजल्ट है वो अभी तक निकल करके सामने नहीं आया है। और अभी यानी पैरामिलिट्री के जितने भी बल सदस्य हैं पिछले 2 साल से इंतजार कर रहे हैं कि कब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हो। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई को लेकर के अभी तक का जो लेटेस्ट खबर जो है वो ये है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई डेट का निर्धारण सुनवाई के लिए अभी फिक्स नहीं किया। अभी तक कितनी हियरिंग हुई है? बस सिर्फ 2 ही हियरिंग डेट है जो अभी तक मिल पाई है।
और किसी भी प्रकार का रिजल्ट अभी तक सामने यानी कि नहीं आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, तीसरी हियरिंग जब भी होगी तो आपको हमारे यूट्यूब मंच के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, तब तक आप धैर्य बना करके रखें। इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं पूरे 100% कॉन्फिडेंस के साथ कि जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके ऊपर ना तो एनपीएस लागू होता है और ना ही यूपीएस लागू होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है कि मैंने आपको पिछले यानी स्लाइड के अंदर बताया कि भाई इनका गठन है जो आर्म्ड फोर्सेज एक्ट 1968 के तहत किया गया है। अब इसमें भी देखो ये फोर्सेज आज ऐसा नहीं है कि आज की बनी हुई है। अगर मैं बात करूं असम राइफल की, तो असम राइफल है जो 1835 में अंग्रेजी हुकूमत के समय इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अगर मैं बात करूं सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ भी अंग्रेजी हुकूमत के समय 1939 यदि मेरा सही हूं तो तब इसका गठन यानी कि इसकी नींव जो रखी गई थी उस समय ये अस्तित्व में आई थी सीआरपीएफ 1939 में, और असम राइफल आई थी 1835 में। तो ऐसा नहीं है कि ये फोर्सेज आज की हैं, ये अंग्रेजों के जमाने की फोर्सेज पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जो चली आ रही हैं। ठीक है, लेकिन किन्हीं कारणवश यानी कि हमारे क्या होता है कि मैं आपको थोड़ा समझाऊं। यूएनओ की गाइडलाइन के अनुसार क्या होता है कि हर देश के पास में उसकी जनसंख्या के अनुसार यानी आर्मी वो रख सकती है। आर्मी का मैं बोलूं तो एक तरीके से आर्मी और नेवी और एयरफोर्स यानी इसको बोलते हैं एयरफोर्स, एक तय लिमिट के अनुसार है जो गवर्नमेंट है जो रख सकती है। ठीक है, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स। मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूं कि भाई आप जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, ना ही पैरामिलिट्री फोर्सेज है जो मांग कर रही है कि भाई हमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर शामिल किया जाए। इनका बस इतना कहना है कि हमें सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ गवर्नमेंट द्वारा दिया जाए। क्यों दिया जाए उसका कारण है क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेज ने जिस प्रकार से हर प्रकार की इमरजेंसी हो, अब इमरजेंसी से मतलब ये नहीं है कि आपातकाल या युद्ध के समय में ही पैरामिलिट्री है जो काम करते। पैरामिलिट्री हमेशा यानी कि नक्सलवाद से लेकर के आतंकवाद, ठीक है, नक्सलवाद, आतंकवाद, इनसे तो डेली यानी कि ये लोग लड़ते ही हैं। साथ में इलेक्शन ड्यूटीज, साथ में इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे अभी कोरोना महामारी के अंदर इन लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो इन लोगों ने अदा किया था। इसलिए इनका जितना भी ड्यूटी का जो यानी कि शेड्यूल है वो भी इस प्रकार का है कि इनकी किसी प्रकार की कोई ड्यूटी फिक्स नहीं है कि 8 घंटे ड्यूटी होगी कि 4 घंटे होगी कि 12 घंटे होगी। 24 घंटे की ड्यूटी के लिए लोगों को तैनात किया जाता है। तो इन लोगों की मांग जायज है और माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इसके अंदर दखल अंदाजी की जरूरत है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेज वास्तव में ही यानी कि एक काबिले तारीफ काम है जो ये लोग जो करके हमारे देश के लिए देते हैं। हमारे देश की सुरक्षा के अंदर भी ये अहम योगदान है जो रखते हैं, चाहे वो बॉर्डर हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे आप देखें कि नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र हो, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र हो, हर यानी ऑपरेशनल फील्ड के अंदर यानी पैरामिलिट्री के जो जवान हैं उन्होंने काबिले तारीफ कार्य हैं जो हमारे देश के लिए करके दिए हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमें नेक्स्ट हियरिंग डेट है जो सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी, तो मैं आपको जल्द से जल्द इस चैनल के माध्यम से यानी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।